हेलो, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सागर निगम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैश्वीकरण के बारे में कि वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू या परिप्रेक्ष्य के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। वैश्वीकरण को संसार के विभिन्न प्रदेशों, लोगों और देशों के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अथवा वैश्वीकरण का अर्थ है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों का खुला आचरण, ताकि विश्व में वे विभिन्न राज्यों में प्रवाहित हो सके। दोस्तों, इसका मतलब है कि वैश्वीकरण को संसार के विभिन्न देशों की जो एक दूसरे को लेकर निर्भरता है उसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी दो देशों की जो निर्भरता है और उनके विचारों में, सेवाओं में, वस्तुओं में जो खुलापन है उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण में राष्ट्रों के बीच सेवाओं अथवा व्यक्तियों का स्वतंत्र आवागमन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और राष्ट्र राज्यों के बीच पूंजी का प्रवाह पूंजी निवेश के रूप में होता है, और साथ ही साथ विचारों और संस्कृति का भी प्रवाह होता है। यानी ये सारे कई पहलू वैश्वीकरण के अंतर्गत आते हैं। वैश्वीकरण वैश्विक आर्थिक एकीकरण की योजना है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये विश्व को एक करती है, एक ऐसी व्यवस्था है आर्थिक रूप से जिसके अंतर्गत सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रतिबंध रहित तरीके से संचालित होंगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ विचारकों ने वैश्वीकरण को लेकर कई विचार दिए हैं। जैसे कि डेविड हेल्ड के अनुसार वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इससे राष्ट्र राज्य की सीमाओं से बाहर सामाजिक संबंध निकट आते हैं। यानी राष्ट्र राज्य की जो सीमाएं होती हैं या घरेलू जो चीज़ें होती हैं उसके अलावा सामाजिक संबंध यानी हमारा सोशल स्टेटस बढ़ता है और कई देश आपस में काफ़ी निकट आ जाते हैं सामाजिक संबंधों के रूप में। विश्व के किसी भाग में जो कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका प्रभाव विश्व के अन्य भागों पर भी पड़ता है। यह एक प्रमुख चीज़ है। यदि किसी देश में जो कि बहुत मजबूत है और अगर वो कोई निर्णय लेता है तो उसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर और अन्य भागों पर भी पड़ता है वैश्वीकरण के कारणवश। वैश्वीकरण एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक संस्कृति और दूसरी संस्कृति एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। दोस्तों, वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी कंपनियां विभिन्न देशों में अपनी वस्तुओं तथा तकनीकों का आदान प्रदान कर सकती हैं और इसी प्रकार भारत की जो कंपनियां हैं वो विदेशी बाज़ारों में अपना सामान बेच रही हैं और भारतीय बाज़ार में भी विदेशी कंपनियां बिना रोक टोक के वस्तुएं बेच रही हैं। ये सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो सका है। दोस्तों, शुरू में प्रभुसत्ता के उल्लंघन के डर से वैश्वीकरण बहुत सीमित रहा था, परंतु वैश्वीकरण आज एक व्यापक यानी बड़ा रूप ले चुका है। इतना होने पर भी वैश्वीकरण के न्यायोचित होने पर भी सवाल उठ रहे हैं और अभी भी इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं। दोस्तों, एंथोनी गिडेंस का वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है। एंथोनी गिडेंस मानते हैं जो वैश्वीकरण है वो आधुनिकता का परिणाम है। जो ये आधुनिकता आई है इसी के कारण वैश्वीकरण आया है और आज वैश्वीकरण ने सभी मौजूदा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में बदलाव उत्पन्न किया है। वैश्वीकरण एक जटिल और एक बहुआयामी प्रक्रिया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वैश्वीकरण को वैज्ञानिक आविष्कारों व क्रांतियों से बल मिला है। दोस्तों, बालस्टोन का मानना है कि वैश्वीकरण के लिए पूंजीवाद उत्तरदायी था, जबकि रोज ने इसके लिए तकनीक को जिम्मेदार माना और गिल्प कहते हैं कि इन राजनीतिक कारकों को इसका एकमात्र कारक मानते हैं। यानी जो गिल्प हैं वो राजनीतिक कारकों को सिर्फ वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था क्षेत्र के विचारकों का कहना है कि वैश्वीकरण का आंतरिक मुद्दा अर्थव्यवस्था है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया विश्व राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत समझी जाती है, जबकि इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग कभी नहीं किया जा सकता। इसके परिणामों को विभिन्न आयामों की मदद से समझा जा सकता है। विभिन्न आयामों के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है जो वैश्वीकरण के कारण विश्वव्यापी परिणाम रहे हैं वो सभी चीज़ें हम इसके आयामों के संदर्भ में समझ सकते हैं। यानी हम इसके आयामों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम इसके परिणामों के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, पहला है वैश्वीकरण का राजनीतिक पहलू या परिप्रेक्ष्य। वैश्वीकरण का राजनीतिक पक्ष विश्व की राजनीतिक घटनाओं, स्थलों, मीडिया, समाचार पत्रों से जुड़ने से भी आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संघ और अन्य कई राजनीतिक संस्थाएं आपस में अपने अपने राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों से अलग होने के बावजूद जुड़ी रही हैं
और कई समस्याओं का वैश्विक स्तर पर समाधान ढूंढ रही हैं। इनमें एनजीओ भी अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं और आतंकवाद, भ्रष्टाचार, शिक्षा, गरीबी जैसे समस्याओं पर भी वैश्वीकरण के राजनीतिक पक्ष को उभारती हैं। दोस्तों, वैश्वीकरण का एक अन्य आयाम यह है कि राजनीतिक शासन और अभिशासन का विप्रदेशीकरण। ये कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने इन प्रक्रियाओं को जन्म दिया। पहला, राज्यों की संपूर्ण राष्ट्र राज्य की संप्रभुता का पतन हो गया, यानी राष्ट्र राज्यों की जो संप्रभुता थी उसका पतन हो गया। दूसरा, पूंजी, जनता, तकनीक के प्रवाह से राष्ट्र राज्यों की शक्ति में कटौती हो गई, यानी जो राष्ट्र राज्य थे इन सभी चीज़ों के प्रभाव से उनकी जो शक्ति थी उसमें कमी आ गई। तीसरा, एक महाशक्ति का उदय हो गया, अमेरिका का। चौथा, भू राजनीतिक क्षेत्र से भू आर्थिक क्षेत्र में इसका परिवर्तन हो गया। पांचवा, एनजीओस की भूमिका में बहुत तेज़ी से वृद्धि होना। दोस्तों, संप्रभुता एक राष्ट्र राज्य की वह शक्ति होती है जिससे वह अपनी आंतरिक तथा बाहरी निर्णयों को बिना दबाव के ले सकता है। लेकिन रूसों का मानना है कि संप्रभुता की अवधारणा सामान्य इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। अब वैश्वीकरण के युग में संप्रभुता की अवधारणा के बदलते स्वरूप को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला, ये अपने पारंपरिक स्वरूप को खो रही है। दूसरा, यह एक अन्य विचित्र रूप बदल रही है। अब भी इस संदर्भ में कुछ प्रश्न दिखाई देते हैं, जैसे कि क्या कल्याणकारी राज्य का अंत हो गया है? दूसरा, क्या राष्ट्र राज्य के ऊपर वैश्वीकरण निर्णायक प्रभाव डालने में सफल रहा है? दोस्तों, वैश्वीकरण के कारण जो अंत संबंध है उनका स्तर इतना बढ़ गया है कि किसी एक राष्ट्र के लिए गए निर्णयों का असर दूसरे राष्ट्र पर भी पड़ता है। वैश्वीकरण की प्रवृत्ति की अन्य विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी महाशक्ति का प्रभुत्व। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस लिखें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप अपनी स्टडीज को लेकर कितना सीरियस हैं, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आर्थिक पहलू या परिप्रेक्ष्य की। वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के हिसाब से जहां एक और विकसित राष्ट्रों को फायदा हुआ है, वहां विकासशील देशों को काफ़ी हानि हुई है। आर्थिक वैश्वीकरण के बढ़ने से सूचना और तकनीक में प्रगति हुई है और राष्ट्रों से हुई प्रगति से राष्ट्र और व्यक्ति के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ा है। हर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का शेष संसार के साथ एकीकरण व संभव देखने को मिला है। लेकिन वैश्वीकरण का एक नकारात्मक पक्ष या प्रभाव यह भी पड़ा है कि वैश्वीकरण से रोजगारों में कमी व आय में कमी और असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई है। दोस्तों, आर्थिक वैश्वीकरण से नव उपनिवेशवाद की जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, अब तक बहुत से देश थे या राष्ट्र थे जिनको अपनी नीतियां विश्व बैंक व बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विश्व व्यापार संगठन के अनुसार बनानी पड़ती थी। लेकिन अब ये संस्थाएं विकासशील देशों को भी इस बात के लिए मजबूर कर देती हैं कि वे अपने औद्योगिक कानूनों में बदलाव लाएं। अब वैश्वीकरण के दुष्परिणामों के कारण विकासशील देशों में अनेक संगठन और लोग IMF, WTO, विश्व बैंक के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आज वैश्वीकरण एक ओर जहां विश्व के लोगों को नज़दीक ला पाया है, दूसरी तरफ उन्हें सांस्कृतिक आर्थिक रूप से जोड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर विश्व में आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्याओं को भी बढ़ावा मिल रहा है। विकसित और विकासशील देशों में खाई को पाटने का काम भी वैश्वीकरण कर रहा है। यानी दोस्तों, जो विकसित और विकासशील देश हैं उनके बीच ये जो खाई पाटने का काम भी है वो वैश्वीकरण ही कर रहा है और ये सारी समस्याएं आर्थिक रूप से उभर कर आई हैं। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सांस्कृतिक पहलू या परिप्रेक्ष्य की। वैश्वीकरण ने संस्कृति की समानता को जन्म दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके साथ ही साथ इसमें विभिन्न संस्कृतियों में अंतर को भी स्पष्ट किया है। वह पाश्चात्य संस्कृति है जिसने समस्त विश्व में अपनी जगह बना ली है। अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज रिचर ने तो मैकडोनाल्डाइजेशन शब्द का उपयोग भी किया है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया भर के विचारों, सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना। दोस्तों, सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है, जिसके कारण भारतीय संस्कृति की परंपराएं, खान पान, रहन सहन सभी कुछ बदल गया है। जहां एक और वैश्वीकरण ने लोगों को तकनीकी विकास, मीडिया से प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण से व्यक्तिगत तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। एक और महिलाओं को विकास के अवसर प्रदान भी किया जा रहा है और दूसरी ओर चरित्र और आज़ादी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया है। दोस्तों, वैश्वीकरण ने जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद हो रहा है, जो कि पाश्चात्य संस्कृति का है, मैकडोनाल्डाइजेशन, जिसके अनुसार विश्व भर में फास्ट फूड की मांग बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष विश्व को धीरे धीरे एक उपभोक्तावादी समाज में बदलता जा रहा है
और समूचा विश्व एक ही तरह की संस्कृति जो कि अमेरिका की है उसके पीछे पीछे भाग रहा है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक पहलू में नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभाव हैं। प्रत्येक देश अपनी भिन्न संस्कृति को बताना चाहता है, उसको विश्व स्तर पर लाना चाहता है, लेकिन सांस्कृतिक वैश्वीकरण एक अव्यवस्थित अस्पष्ट प्रक्रिया है। यह प्रचार प्रभाव की दृष्टि से एक समान नहीं है। कुछ विद्वानों का तो यह भी मानना है कि विश्व में अगर कोई युद्ध होगा तो आर्थिक राजनीतिक कारण ना होकर सांस्कृतिक कारण होंगे। दोस्तों, वैश्वीकरण का एक तकनीकी पहलू परिप्रेक्ष्य भी है, जिसके कारणवश वैश्वीकरण के विकास में सूचना तकनीक और प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स के अंदर मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है या तो फिर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।